हेलो। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन को जान लिया था, प्रोटॉन को जान लिया था, न्यूट्रॉन को जान लिया था। उनके चार्जेस के बारे में भी पता कर लिया था। इलेक्ट्रॉन सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, चार्ज -1 का था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, +1 का चार्ज था। न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया, 0 का चार्ज था। इनके मासेस के वगैरह के बारे में सारी बातें हो चुकी थी, ठीक है। और इस तरह से हमने जो है फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी जितनी पॉसिबल थी। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया था, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा इसके बारे में करी थी। गॉट द आइडिया। अब हम आगे की बातें करते हैं कि जो आपके ये जो बेसिक पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनको यूज़ करते हुए उस टाइम पर डिफरेंट आपके साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनने अपने मॉडल दिए। क्या दिए? मॉडल दिए। वो मॉडल जो थे एटम के लिए थे कि एटम कैसा होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अपने अपने मॉडल बताए। अपने रिसर्च करी, मेहनत करी, एक्सपेरिमेंट किए, फिर अपने रिजल्ट्स दिए। उन रिजल्ट्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो था उसमें बेटा सर जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था एटम के बारे में। अब हम उसका डिस्कशन करेंगे। गॉट द आइडिया। तो बेटा सर जे थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या था वो बताता हूँ। उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज से मिल करके एक स्फीयर बना हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज आपका स्फीयर है और उसके अंदर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हैं जैसे मेलन नहीं होता, मेलन तरबूज, उसमें बीज होते हैं। या फिर उसने कहा जो आपकी पुडिंग होती है, पुडिंग में जो रेजिन डालते हो आप, किशमिश, ये कुछ उस तरह की चीज़ हो गई। तो ये मॉडल उसने दिया था, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को बता नहीं पाया। जैसे स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट आया उस टाइम पर, उसके जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में जब इससे बात की गई थॉमसन से कि सर ये जो स्कैटरिंग कंसेप्ट आ रहा है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ रहा है, आप अपने मॉडल से इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये बात वो बता नहीं पाया। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा मॉडल था, बहुत ही नॉर्मल सा मॉडल था। ये कहता था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ स्फीयर है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरह से होते हैं जैसे कि मेलन जो होता है, मेलन के अंदर जो सीड होते हैं, मेलन सीड, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस तरह से होता है। या फिर पुडिंग का केस दे दिया कि पुडिंग में जो आप रेजिन यूज़ करते हो, किशमिश यूज़ करते हो, ये कुछ इस तरह से होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ये मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ये रहा। ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों तरफ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं कि ये इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर होगा वो भी इसी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। सर जे थॉमसन का मॉडल था, लेकिन ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया। ठीक है। तो इसके बाद जो नया साइंटिस्ट आया जिसने अपना मॉडल दिया वो था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने एटम को लेकर के क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, फिर क्या रिजल्ट दिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? बेटा रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल बनाया उसमें उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया 1 नंबर पर रेडियम का, और उसको लेड का ब्लॉक ले लिया 2 नंबर पर, ये क्या है? लेड का ब्लॉक है, इसके अंदर रखा। ठीक है। फिर इससे थोड़ी दूर पर उसने 3 नंबर पर क्या यूज़ कर ली? स्लिट यूज़ कर ली। स्लिट में क्या होता है? बहुत छोटा सा बारीक सा छेद होता है। ठीक है। इसके बाद उसने क्या यूज़ किया? उसने एक 4 नंबर पर थिन गोल्ड फॉइल यूज़ कर ली, पतली सोने की पन्नी यूज़ कर रखी है, ये दिख रही है आपको, ये रही। क्लियर है? इसके बाद क्या किया उसने? इसके बाद उसने जो है एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड से पेंट हुई स्क्रीन ले ली, ये ले ली आपकी 5 नंबर पर जिंक सल्फाइड का पेंट की हुई आपकी एक स्क्रीन ले रखी है। क्लियर होगी बात? अब इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट क्या था वो बताता हूँ आपको। क्योंकि ये जो 1 नंबर पर रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। कैसा है बेटा? ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। कौन से पार्टिकल निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं ये बता देता हूँ। ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ये, हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर होगी बात? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। जब ये स्लिट जो है इससे आगे की तरफ जाते हैं, इस तरह से जब ये आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद इनको आगे रास्ते में कौन मिलता है? गोल्ड की फॉइल मिलती है। और गोल्ड की फॉइल से कोलाइड होकर के डिफरेंट डायरेक्शन में जो है स्कैटर कर जाते हैं। बहुत सारे तो इसको क्रॉस कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ किसी एंगल से मुड़ जाते हैं। ये सारे रिजल्ट्स इसने यहाँ पर चेक किए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया रदरफोर्ड ने अपना मॉडल क्या दिया वो मैंने बताया। उसने 1 नंबर में रेडियम लिया,
रेडियम रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, इसके अंदर से अपने आप अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। इसको आपने नंबर 2 जो कि ब्लॉक ऑफ लेड है उसके अंदर रख रखा है। नंबर 3 पर स्लिट रखी है। स्लिट क्या होती है? एक बहुत छोटा सा बारीक छेद होता है, ठीक है, उसको स्लिट बोलते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर क्या ले रखा है आपने? थिन फोल्ड ऑफ गोल्ड ले रखी, पतली सोने की पन्नी ले रखी है, ठीक है, दिखाई दे रही है यहाँ पर साफ, ये रही, क्लियर है। और इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने 5 नंबर पर जिंक सल्फाइड से जो पेंट किया हुआ एक आपने स्फेरिकल स्क्रीन ले ली है, क्लियर हो के बाद अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सोने की पन्नी को पार कर गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं और जो है कुछ एंगल से मुड़ गए। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, क्या रिजल्ट्स आए और उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, अब हम उसकी बात। यहाँ से बेटा साफ आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ अल्फ़ा रेज जा रही हैं। क्या जा रही हैं? अल्फ़ा रेज लेफ़्ट से राइट की तरफ इस तरह से जा रही हैं। रास्ते में इनको एटम मिलेगा, ठीक है, गोल्ड फॉइल मिला। तो आप देख रहे हैं 20,000 में से 20,000 मान लो अल्फ़ा पार्टिकल थे, उसमें से 99.9% ये तो इसके आर पार निकल गए, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन इनने शो नहीं किया, ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, क्लियर है। थोड़े बहुत पार्टिकल किसी एंगल से मुड़ गए, जैसे ये वाला है आपका, ये गया आपका ऐसे ऐसे करके ये यूँ मुड़ गया, इस तरह से गया ये, इस तरह से ये मुड़ गया, क्लियर है। वैसे ज़्यादातर आपके वापस चले गए थे और कुछ ऐसे थे जो थोड़े ज़्यादा एंगल से इस तरह से गए और यूँ मुड़ करके आ गए, थोड़े बहुत, ठीक है। और ऐसे बहुत कम थे जो सीधे टकरा करके वापस आए हों, मतलब वो इस तरह की बात है कि यूँ गए और इसी पाथ पर जो है वापस आ गए, इस पर गए और इसी पर आ गए। 20,000 में कोई एक, मान लो आपने टोटल 20,000 लिए हैं, तो 20,000 में कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो इस तरह से गया और टकरा करके वापस आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। अब आपको थोड़ा सा और उसमें करके दिखाया गया है, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देख लो बेटा, ये आपका इस तरह से गया, ये वापस आ गया, ये आपका इस तरह से जा करके यूँ निकल गया, ये तो बिल्कुल सीधा ही निकल गया, ये आपका बिल्कुल सीधा निकल गया, किसी से नहीं टकराया, ये किसी एंगल से टकरा करके ये एंगल से मुड़ गया, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला इस तरह से टकरा करके यूँ निकल गया। तो ये सारे के सारे अल्फ़ा रेज हैं जो डिफरेंट एंगल पर स्कैटर कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या निकले वो एक्सप्लेन करेंगे बेटा आपके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो बेटा, इसमें पहला रिजल्ट ये है कि ज़्यादातर पार्टिकल 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डिविएशन के गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए। इसका रिजल्ट क्या निकला, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या निकला? इस रिजल्ट का ये मीनिंग है कि ये जो गोल्ड फॉइल है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। ज़्यादातर हिस्सा कैसा है? एम्प्टी है। अगर वो खोखला नहीं होता तो ज़रा दिमाग लगाओ, तो अल्फ़ा पार्टिकल कहीं ना कहीं किसी हिस्से से टकराते तो फिर डायरेक्शन उसकी चेंज होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि गोल्ड फॉइल का ज़्यादातर पोर्शन कैसा था? एम्प्टी था, वहाँ पर कोई भी मटीरियल पार्टिकल नहीं था, इस वजह से ज़्यादातर सीधे निकल गए। तो ये जो आपका रिजल्ट आया था कि ज़्यादातर सीधे निकल गए, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गया उनका, तो उसका लॉजिक यही आपको देना है कि वहाँ पर उसका ज़्यादातर पोर्शन एम्प्टी था। फिर इसके बाद नंबर 2 केस है, एक नंबर तो बता दिया ज़्यादातर आपके सीधे निकल गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे जो थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। थोड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट होंगे बेटा, ध्यान रखना आपको। जैसे ये है आपका, इधर से जा रहा है यूँ मुड़ गया, या इधर से जा रहा है ये इस तरह से, ये आपका यूँ मुड़ गया इस तरह से। तो बहुत कम एंगल से ये जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। कम एंगल कैसे पता चलेगा? जाना था इस तरफ, ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन में जाना था, लेकिन इसने ये एंगल बनाते हुए अपना रास्ता चेंज कर लिया, ठीक है। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, इसके थोड़ा नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यूँ आऊँगा तो डिफ्लेक्शन का एंगल बढ़ जाएगा। जाना किधर था? इस तरफ, गया किधर? ये गया आपका इस तरफ। तो ये एंगल जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये थीटा का जो एंगल है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, अगर मैं इसके और भी नज़दीक गया तो फिर ये यूँ जाएगा, यूँ जा करके ऐसे जाएगा। जाना था किधर? इस तरफ, गया किधर से? इस तरफ से। ये एंगल आपका जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन का एंगल आ रहा है। गॉट द आइडिया? और बहुत कम ऐसे हैं जो सीधे गए और टकरा करके वापस आ गए, मतलब 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये कम एंगल और ज़्यादा एंगल से जो डिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है कि कोई तो कम एंगल से जा रहा है, कोई ज़्यादा एंगल से जा रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो कुछ भी है, अगर आपका कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल
इसके नज़दीक से जाएगा तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वो इससे दूर से जाएगा तो उसका डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? मैं और डिटेल में इसको बताता हूँ। देखो बेटा, ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका अल्फ़ा पार्टिकल, जो भी अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है इसके अलोंग, वो अगर न्यूक्लियस के नज़दीक से निकलेगा तो उसका डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो हो सकता है यूँ निकल जाए, ठीक है, या इस तरह से निकल जाए आपका, क्लियर है, इस तरह से निकले। लेकिन अगर आपने क्या किया, चेंज कर लिया, आपने इसको थोड़ा सा दूर ले लिया, तो अब डिफ्लेक्शन आपका उतना नहीं होगा, अब डिफ्लेक्शन आपका कम हो जाएगा। आपने और दूर ले लिया, यहाँ ले लिया, तो अब डिफ्लेक्शन और भी कम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन पता चला ये रहा, क्लियर है। और अगर इससे दूर चले जाओगे तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, पता चला सीधा निकल गया। तो साफ पता चल रहा है बेटा, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, दूर जाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, और नज़दीक आओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक है। हमें ये पता था कि अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है, अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब इससे दूर जा रहे हैं, तो 101% यहाँ पर कोई ना कोई कैसी चीज़ होगी, मैंने पहले ही पॉजिटिव लिख दिया था, यहाँ 100% पॉजिटिव चीज़ होगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा, जितना नज़दीक आओगे रिपल्सन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये न्यूक्लियस है बेटा, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस के नज़दीक आओगे रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, जितना न्यूक्लियस से दूर रहोगे रिपल्सन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ आया या नहीं आया? बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया? ये चीज़ क्लियर हुई? न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाओगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, नज़दीक आओगे रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। इससे ये कन्फर्म हो गया कि सेंटर पर ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप न्यूक्लियस के नज़दीक से जा रहे हो। कम डिफ्लेक्शन का मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। क्लियर होगी बात? अब ये कैसे पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटीरियल है ये हैवी है? इसका बताता हूँ क्या लॉजिक है। देखो बेटा, ऐसे बहुत कम पार्टिकल थे जो इससे टकरा करके वापस आए, यूं गए और यूं आ गए, ठीक है। इसका मतलब है टकरा के वापस तभी आए होंगे जब वहाँ पर कोई हैवी चीज़ रखी होगी। मान लो यहाँ पर मैंने एक कागज़ का टुकड़ा रख दिया, पेपर रख दिया, एक छोटा सा पेपर रख दिया, ये लो भाई पेपर, इस तरह का पेपर रख दिया, और यहाँ पर कोई जो है 100 ग्राम की बॉल है, वो मैंने इसकी तरफ थ्रो करी, तो ऑब्वियस बात है ये बॉल इस पेपर को लेकर के आगे बढ़ जाएगी, पेपर को लेकर के आगे निकल जाएगी, या इस पेपर को फाड़ देगी। दो ही बातें हो सकती हैं। क्यों? आपकी इस बॉल में मास ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका ये पेपर हैवी हुआ, पेपर ना होकर के ये क्या बन जाए, ये पेपर ना बन के वॉल बन जाए, क्या बन जाए, वॉल। तो ज़रा दिमाग लगाओ, क्या वॉल को ये बॉल छेद करके बाहर निकल जाएगी या वॉल को अपने साथ ले जाएगी? इनमें से दोनों में से कोई बातें नहीं होने जा रही। होगा क्या, बॉल जाएगी, उससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इससे ये पता चलता है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ रहे हैं, उसी रास्ते पर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई हैवी चीज़ रखी हुई है जिसमें काफ़ी वजन है, और वो वेरी स्मॉल है। क्या है? वेरी स्मॉल इन नेचर है, काफ़ी स्मॉल है। ये कैसे पता चलेगा? अगर बेटा स्मॉल नहीं होती तो ज़रा दिमाग लगाओ, इस साइड से 20,000 के आसपास पार्टिकल जो हैं राइट साइड की तरफ टकराते हैं, जा करके टक्कर मारते हैं, और उसमें से 20,000 में कोई एक ऐसा होता है पार्टिकल जो वापस आ पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं कॉमन सेंस से समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, यहाँ पर करीब करीब जो है आपकी लगा लो 20,000 के आसपास जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल हैं। ये सारे क्या हैं? अल्फ़ा पार्टिकल हैं। और ये सारे क्या जा रहे हैं? ये सारे राइट साइड में जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई चीज़ है जिससे ये टकराएंगे, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर ये चीज़ बड़ी होती, इसका साइज़ बड़ा होता, तो बहुत सारे टकराते और बहुत सारे वापस आते, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर ये काफ़ी छोटी होगी तो इससे टकराने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल तो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएंगे। साइज़ बड़ा होता तो ज़्यादा टकराते, ज़्यादा वापस आते। साइज़ छोटा है तो कम टकराएंगे, कम वापस आएंगे। तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो भी चीज़ रखी है वो स्मॉल है, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तीन बातें पता चल गई, स्मॉल, हैवी और पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर होगी बात कि नहीं? स्मॉल कैसे पता चला? बहुत कम ऐसे थे, 20,000 में कोई एक आध थे जो वापस आते हैं, इसका मतलब वो जगह बहुत छोटी थी। हैवी क्यों है? अगर हल्की होती तो फिर टकरा के वापस नहीं आते, वो उसको अपने साथ खींच ले जाते। और पॉजिटिव चार्ज का कैसे पता चला? जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उससे पता चला, क्योंकि हमें ये पता था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ क्लियर हो गई?
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि न्यूक्लियस जो है कैसे कैसे आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है। क्लियर है? तो अब बेटा बता देता हूँ, आपका एटम ये रहा, आपका न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर का। क्लियर है? याद रखना आपको 10⁻15 मीटर का होता है। और जो आपका एटम होता है, एटम जो होता है पूरी मतलब पूरी चीज़, इसका ऑर्डर होता है बेटा 10⁻10 का। इतने मीटर का ऑर्डर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एटम तो बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में आपकी जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। एक बड़ा फ़नी सा फैक्ट देता हूँ आपको। देखो बेटा, अगर आपके पास ये बॉल है, आपके पास ये छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल मतलब ये आप टेनिस बॉल लगा लो। कौन सी बॉल लगा लो? टेनिस बॉल। ये टेनिस बॉल है। अगर इतने साइज़ का न्यूक्लियस है आपके पास, तो इसके रिगार्डिंग जो एटम का साइज़ आएगा वो होगा 5 किलोमीटर रेडियस का। कितनी रेडियस का होगा? 5 किलोमीटर रेडियस का करीब करीब वो एटम होगा। नहीं समझ आई बात? अगर मैं कह रहा हूँ कि जो टेनिस बॉल है वो आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग जो एटम आएगा उसका साइज़ बताओ, तो वो करीब करीब आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं देख लो बेटा, आप 10⁻⁻15 से 10⁻⁻10 को डिवाइड कर दो। ये आपका एटम के लिए है और ये आपका किसके लिए? ये आपका न्यूक्लियस के लिए। तो जब डिवाइड करोगे तो 10⁻5 आ जाएगा। और 10⁻5 का मतलब कितना हुआ? कितने मीटर हो गया? रेडियस करीब करीब कितनी आ गई बेटा? ये आ गई आपकी जा कर के 1,00,000 मीटर। 1,00,000 मीटर, या इसको आप क्या कह सकते हो? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की रेडियस करीब करीब आ जाएगी। मैं तो 5 ही कह रहा था, करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास की रेडियस आ जाएगी। तो बहुत बड़ा जो है आपका वो एटम होगा। एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो सेंटर होता है इसको तो बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होता है, हैवी होता है, स्मॉल होता है, ये बातें आपको याद रखनी। और इसके चारों तरफ जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसके चारों तरफ जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस तरह से, ये जो चारों तरफ जो भी कुछ है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा है वो बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए? तो इस तरह से जो है रदरफोर्ड ने अपने एटम को, मॉडल जो था उसका एटम के बारे में, उसको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? तो आपको पूरा मॉडल याद रखना है, उसके रिजल्ट्स याद रखने हैं, और न्यूक्लियस कैसे आपका बना और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या चीज़ होती है, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल कर दी हैं। घर जाके पढ़ें रिलैक्स होकर के, बिल्कुल समझ में आएगा। गॉट द आइडिया? अब बेटा अगला टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं, बताता हूँ। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखना है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। और अगर एटम आपका कैसा है? न्यूट्रल है। एटम आपका कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या बन जाएंगे? ये इसका एटॉमिक नंबर बन जाएंगे। ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल का मतलब ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। और अगर आपके ऊपर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो सबसे अच्छा तरीका है कि अब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर होगी बात? तो न्यूट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन भी बन जाते हैं एटॉमिक नंबर, और अगर न्यूट्रल नहीं है, कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जितने भी उसके पास प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दो तो जो भी मटेरियल आएगा आपका वो क्या होगा? मास नंबर होगा उस एटम का। गॉट द आइडिया? एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके अभी आपको। जैसे मैंने लिख दिया 11Na23, तो ये 11 क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा? ये एटॉमिक नंबर है। और ये 23 क्या है? मास नंबर है। क्या है ये? मास नंबर। क्लियर है? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? Z को। और मास नंबर किसको बोलते हैं? A को। ये मास नंबर है। क्लियर है? तो A माइनस Z क्या होता है बेटा? A माइनस Z, ये बताता हूँ क्या चीज़ होती है। A क्या हो गया आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भाई मास कैसे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। और Z कैसे बनता है? प्रोटॉन से बनता है। तो P से P कैंसिल हो गया, तो A माइनस Z आपका क्या हो गया? N। इसका मतलब है अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं
तो आप मास नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूँ 19K39, मान लो ये है आपके पास, तो इसमें प्रोटॉन कितने, ऑब्वियस सी बात है 19 है, 19 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं, ज़रा दिमाग लगाओ अब, 39 क्या बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 19 क्या बन गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो P प्लस N आपका कितना था, 39 था, और P कितना है आपका, 19 है। P कितना है, 19 है, तो N यहाँ से कितना आ जाएगा, 39 माइनस 19, इट विल गिव यू 20। 20 न्यूट्रॉन है आपके पास, कितने न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वहाँ और क्लियर हो जाएगा। गॉट द आइडिया। ये तो बेटा मैं बता ही चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर Z के। ये केस है जब न्यूट्रल एटम है आपका, कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम, उस केस में ऐसा होता है। अदर फिर आगे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, A माइनस Z इट विल गिव यू क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर होगी बात। अब आगे की बात करते हैं बेटा, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, पहली आपकी डेफिनेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब होता है ऐसी स्पेसीज, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 1H1, 1H2, 1H3। अगर आप गौर से देखें एक चीज़, तो इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास एक प्रोटॉन, इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। तो साफ पता चल रहा है ऐसी स्पेसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। समझ में आएगी नहीं, वो सारी स्पेसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आइसोटोप कहलाते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। गॉट द आइडिया। तो आइसोटोप्स आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ गए। सेम एटॉमिक नंबर, याद रखना है, सेम एटॉमिक नंबर, लिखा भी हुआ है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर होगी बात। अब जो अगला है आपका वो है आइसोबार। आइसोबार के केस में क्या होता है बेटा, आइसोबार में उल्टा हो जाता है, एटॉमिक मास सेम हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है आपको, मान लो 40 AR आपका यहाँ पर कितना 18, और यहाँ पर क्या है 40 K, यहाँ पर कितना है 19, और यहाँ पर 40 CA, और यहाँ पर क्या है 20। तो ज़रा गौर से देखो, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20, डिफरेंट है, लेकिन इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर 40। तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। नहीं आया बेटा समझ में। तो आइसोबार क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब इसके Z डिफरेंट हो लेकिन A सभी के सेम हो, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे एग्जांपल देता हूँ 14C6, तो ये तो हो गया A और ये हो गया Z, तो A माइनस Z, सॉरी ये हो गया Z और ये हो गया A, तो A माइनस Z कितना निकलेगा, ये Z है बेटा, A माइनस Z आएगा आपका जा करके 14 माइनस 6 दैट इज 8। क्लियर होगी बात। अगला एग्जांपल देखो, इसमें अगला है आपका 15N7, तो ये हो गया आपका क्या A और ये क्या हो गया Z, तो A माइनस Z कितना आएगा, A माइनस Z आएगा आपका 15 माइनस 7 दैट इज 8। इसके बाद उससे अगले पे आओ, क्या होगा आपका 16O8, तो क्या लिखोगे, ये चीज़ तो हो जाएगी आपकी A और ये चीज़ क्या हो जाएगी Z, तो A माइनस Z कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, और ये कितना होगा आपका 8। तो ज़रा गौर करो, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 8, यहाँ वैल्यू कितनी है 8, यहाँ वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर भी वैल्यू कितनी थी 8। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं, ये आइसोटोन्स हैं। क्या है ये, आइसोटोन, क्योंकि तीनों ही केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। अरे A माइनस Z क्या देता भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है, इसका मतलब है तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके सेम है।
तो ये आपके कैसे हैं, आइसोटोन्स हैं। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं अब। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, ऐसी स्पेसीज जिनके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम हो। ऑल दोज स्पेसीज विच आर कंटेनिंग द सेम वैल्यू ऑफ चार्ज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ऑल दोज स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे O-2, किसकी बात कर रहा हूँ, O-2। O के पास होते हैं बेटा 8, अगर अकेला O होता तो 8 होते, 2 निगेटिव हैं इसके ऊपर, तो कितने हो जाएंगे, 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद आप आ जाओ F निगेटिव पर, फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, एक और मिल गया तभी तो माइनस आया। F निगेटिव का मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 9 तो उसके पास होते थे, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम के पास होते हैं बेटा 11 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है आपको। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है बेटा Mg+2 का। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं बेटा, टोटल 12 होते हैं, +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 लूज कर दिए तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है बेटा Al+3 का। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, 13, और 13 में +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है, तभी +3 बना है। तो Al+3 का मतलब कितने हो गए, 13 में से 3 आप हटा दो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और नियान के ऊपर तो सभी जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, अरे ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। इसका मतलब है वो सारी स्पेसीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने फ्लैश हो रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 Br80। क्या दे रहा है, 35 Br, और यहाँ पर क्या है 80। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये चीज़ क्या है आपकी Z, और ये चीज़ क्या है A। क्लियर होगी बात। तो अब आपको यहाँ पर किसकी बात कर रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो Z बराबर ही आपका क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 35, एक काम खत्म हो गया। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। अब बारी आई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, तो जितने प्रोटॉन है बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 35 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब नंबर किसका आया, ए कैसे निकालें, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है A-Z। तो n A कितना है बेटा 80 है, Z कितना है 35 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। गॉट द आइडिया। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो नीचे जो चीज़ है इसको Z बोलते हैं। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन उतने ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल था। तो P भी आपके 35 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 35 हो गए। A क्या होता है, एटॉमिक मास, वो कितना दिया हुआ है 80। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं बेटा, न्यूट्रॉन निकलते हैं A-Z से। तो वैल्यू पुट करोगे तो n कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट विद द नोटेशन 92U238। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 92U238। तो ये बेटा आपका एटॉमिक नंबर का मतलब Z, और Z कितना होगा आपका 92, क्योंकि जो नीचे लिखा होता है वो Z होता है। क्लियर होगी बात। इसके बाद मास नंबर है, मास नंबर को बोलते हैं A, और ये कहाँ लिखा होता है एलिमेंट में, ऊपर की तरफ। तो A कितना हो गया बेटा 238, तो ये काम भी हमारा खत्म हो गया 238। इसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, Z के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 92, ये भी काम खत्म। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, प्रोटॉन के, और कितने हो जाएंगे ये 92, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। इसके बाद न्यूट्रॉन की बारी आती है। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा A-Z। तो ये क्या आ जाएगा, A की जगह क्या लिखोगे 238, और Z की जगह क्या लिखोगे 92। तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। गॉट द आइडिया। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, क्लियर समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज़ें। क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻13। तो न्यूक्लियस का ऑर्डर है वो कितना है 10⁻13 सेंटीमीटर का। वाइल दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस, और जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो है उसका ऑर्डर है 10⁻8 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द न्यूक्लियस एंड द एटम टू बी स्फेरिकल, हम मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस है तो भी स्फेरिकल है, एटम है तो भी स्फेरिकल है। तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो कह रहा है
न्यूक्लियस जो है एटम का कौन सा हिस्सा ऑक्युपाई करता है, व्हाट फ्रैक्शन। ठीक है, मान लो ये आपका टोटल जो है एटम है, उसका कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा न्यूक्लियस है, तो ये हिस्सा पूछ रहा पूरे का कितना होगा। क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेकिन मैथ में थोड़ा सा लेके जा रहा है। तो ये जो सेडेड पार्ट है ये पूरे पार्ट का कितना हिस्सा है ये पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेडेड पार्ट का एरिया निकाल लूँगा, वॉल्यूम निकाल लूँगा 4/3 पाई, और आर कितना 10⁻⁻13, और इसका क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपका न्यूक्लियस का क्या, सॉरी एटम का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई कितना 10⁻⁸ इसका क्यूब। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा क्या, ये बचा आपका जा करके 10⁻⁻39, और ये कितना आ गया 10⁻24। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा जा करके 10⁻39 और प्लस का कितना 24, तो ये आएगा आपका जा करके 10⁻- कितना -15। इतना फ्रैक्शन आएगा, ये इतना फ्रैक्शन आ जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। गॉट द आइडिया, थैंक यू।